स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ी है, ये भी खबर मिल रही है। खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। यूएई के टैंकर पर हमले के बाद मूवमेंट बढ़ी है और ईरान ने कई एंटी शिप मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल अमेरिकी नाकाबंदी में कोई शिप नहीं है। जहाजों पर लोकेशन छिपाकर आगे बढ़ने का शक। तो देखिए, इस जंग में अगर देखा जाए तो चीन की एक ऐसी भूमिका रही है जो प्रत्यक्ष भी नहीं रही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। चीनी मदद पर नजर है, यूएस बढ़ाएगा ईरान पर प्रेशर। खबर तो यही है, क्या जानकारी सामने आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाएंगे चीन की टीपॉट और रिफाइनरीज पर बैन संभव है। ईरान के 80% तेल खरीदती है और टीपॉट रिफाइनरीज की तरफ से यह किया जाता है। चीन हांगकांग के बैंकों पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया। चीन के 2 बड़े बैंकों को भी चेतावनी दी गई है। ईरानी तेल कारोबार में शामिल बैंकों पर एक्शन और बैंकों पर हथियार खरीदने में मदद का भी आरोप लगाया गया। ईरानी एयरलाइंस नेटवर्क पर बैन बढ़ाया जा सकता है। शैडो इकोनॉमी में शामिल शिप कंपनियों पर एक्शन और हॉर्मुज में नाकेबंदी से पहले से ऑयल एक्सपोर्ट पर असर है। प्रभाव असर क्या होगा ये भी आगे देख लेते हैं। ईरान की तेल कमाई पर सीधा इसका दबाव होगा। चीन अमेरिका तनाव बढ़ सकता है। ईरान की सप्लाई चेन कमजोर होगी। हॉर्मुज संकट और गहरा हो सकता है। वैश्विक तेल बाजार पर भी जोखिम आ सकता है। तो इस तरीके से चीन पर दबाव यानी सीधे सीधे ईरान पर प्रेशर। लेकिन संदीप सर, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि चीन तो पहले भी मदद कर रहा था, पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से चाइना को धमकी दी जा चुकी है। अब रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम देशों के। बात तो यही है कि मिडिल ईस्ट पर डोमिनेंस चाहता है अमेरिका भी, चीन भी, ईरान भी। अब जो पैक्ट साइन हुआ, उस अलायंस के बाद ईरान को परेशानी हुई। टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब में जो पैक्ट साइन हुआ, अब चीन की मदद से अमेरिका परेशान है और पैक्ट जो साइन हुआ उस पर अमेरिका की भी भूमिका देखने को मिल रही है। तो इन सभी देशों के रिलेशंस को कैसे देखा जा सकता है, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट पर में तनाव चरम पर दिख रहा है? सर देखिए, इस अलायंस को 2 तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो इसको इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से, क्योंकि तीनों स्पेशली टर्की की, पाकिस्तान की बात की तो वो इस बात से खुश हैं कि एक ब्रदरहुड का एक बेहतर नमूना है जिसको लेकर के बार बार पाकिस्तान खोज कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसको एक ऐसा अलायंस मिले और जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है कि नेटो के बेस पर बना हुआ है। और पाकिस्तान गदगद था कि एक पर अटैक सभी पर अटैक, ये एक इसका कंसेप्ट को लेकर के तीनों कंट्री आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इस्लामिक ब्रदरहुड कभी सफल नहीं हुआ जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं। जब ये सवाल किया गया पाकिस्तान, मुझे याद है पिछले पैनल में एक पाकिस्तान से पैनल से जुड़े थे, उनसे सवाल किया गया कि व्हाट अबाउट ईरान। ईरान को एक तरफ आप भाई मानते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि सऊदी पर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। यही नुआंसेस है, यही कंट्राडिक्शंस है कि इस तरीके के ब्रदरहुड का कंसेप्ट वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर राष्ट्रीय हित टकराते हैं। पहला सवाल। दूसरा, यहाँ पर ट्रंप तो थोड़ा सा अपना स्पेस खोज पा रहे हैं, क्योंकि ईरान को सामने रख करके उनको लगता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ में है, लेकिन टर्की का जो रवैया है हमेशा कहीं यहाँ, कहीं नेटो के साथ, कहीं नेटो का दुश्मन, कहीं रूस के साथ, कहीं रूस का दुश्मन। तो टर्की की पोजिशनिंग को लेकर के बहुत फ्लक्चुएशन रहा है, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब लास्ट पॉइंट चाइना को लेकर के है। हमें समझना पड़ेगा कि सऊदी को लेकर के चाइना और अमेरिका का आपस में कंपटीशन है और सऊदी हमेशा रिलेक्टेंट इस समय पिछले कुछ दिनों से रहा है अमेरिका के प्रति। और बाद में हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी नहीं दे पाया जब ईरान ने मारा यहाँ पर। तो ये सवाल कि अमेरिका बहुत गदगद है चाइना के फ्रंट पर, तो चाइना इतना ज्यादा परेशान नहीं है क्योंकि उसको चाइना को मालूम। टर्की के स्टैंड की बात की, लेकिन वही क्वेश्चन अमेरिका के स्टैंड को भी लेकर आज की तारीख में है कि उसका भी कुछ पता नहीं है वो किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। जिनके साथ जंग लड़ रहा है उनका भी दोस्त है कि नहीं है वो भी डाउट में है।